हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रगतिवादी काल की, जो 1936 से 1943 तक का है। सबसे पहले हमने किया था भारतेंदु युग। भारतेंदु का समय 1868 से रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1893 है। और सभी कवियों की बात करें तो 1850 से 19वीं सदी तक मानते हैं। उसके बाद हमने बात की है द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग का समय हमने 1900 से 1920 माना है। उसके बाद हमने की है छायावाद की। छायावाद की भी हमने क्लास की है। इससे पहले आप उन क्लास पर जाकर उनको देख सकते हो। 1920 से 1936। और आज का हमारा विषय है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से 1943। इसमें उनके जो कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं हैं जो सिर्फ टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टू द पॉइंट हम बात करेंगे। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रगतिवादी लेखक। प्रगतिवादी लेखक देखिए, हमने आपकी थोड़ी सी समझ को बढ़ाने के लिए ये सारी पिक्स यहाँ पर ली हैं। सबसे पहले हैं केदारनाथ अग्रवाल, जो प्रकृति, प्रेम, श्रम और यथार्थ जीवन के कवि हैं। बुंदेलखंड की धरती की सुगंध इनकी कविताओं में मिलती है। केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ये हमारे नागार्जुन हैं, जन कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जन जीवन की जो पीड़ा है, अन्याय है और शोषण को अपनी कविताओं में स्वर दिया है। शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ओज, देशभक्ति, मानवतावादी भावों के कवि। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और मानवता की गूंज आपको मिलती है। फिर है हमारे वासुदेव सिंह त्रिलोचन। त्रिलोचन सरल जीवन, गहरी संवेदनाओं के कवि। ग्राम्य जीवन और आम आदमी की पीड़ा इनकी कविताओं का मुख्य स्वर रहा है। जो आप ये इनके नीचे विशेषताएं देख रहे हैं, यही प्रगतिवाद है। ये सारी चीजें हैं, ये सारी ही प्रगतिवाद में आपको देखने को मिलेंगी। जो राइटर है, जैसे उसकी मानसिकता है, वही अपनी रचनाओं में चीजें लेकर आता है। रांगे राघव है, प्रगतिवादी धारा के मुख्य लेखक हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना आदि विधाओं की रचना की है। रामधारी सिंह दिनकर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। ओज हैं, शौर्य, राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषता रही है। तो हम यहाँ पर पीजीटी टीजीटी चंडीगढ़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम के लिए सिर्फ टू द पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इन क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए। एग्जाम से पहले इनको आपको लगाकर जाना है। 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रगतिवाद का समय 1936 से 1942 है। लखनऊ में अप्रैल, याद रखना, अप्रैल भी 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। याद रखना, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1936 ईस्वी में। और कहाँ पर? लखनऊ में। और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मुंशी प्रेमचंद। काफी एग्जाम में ये पूछा गया है। सन 1934 में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना होती है। और विश्व का पहला लेखक संगठन कौन था? सोवियत लेखक संघ, जो आपका गोर्की में इसकी स्थापना होती है 1934 ईस्वी में। वो विश्व की बात की जा रही है। अगर हमारे हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में होती है और मुंशी प्रेमचंद इसके पहले अध्यक्ष हैं। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टस ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या था? कि प्रगतिवाद क्यों आया, इसका मुख्य आधार क्या है? ये मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। तो जो राजनीति है, जिसमें हम समाजवाद की, साम्यवाद की बात करते हैं, वही प्रगतिवाद में वही सारी चीजें हैं कि समानता की बात है, अभिव्यक्ति की बात है ना, समान अवसर की बात है। वही सारी चीजें प्रगतिवाद में भी है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रगतिवाद की स्थापना किस उससे होती है? तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत का युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर आप कि सुमित्रानंदन पंत ने डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की जो युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए स्लाइड रहने वाली है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर पेन कॉपी है तो थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एग्जाम में नेट की बात करें, टेट की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, यहाँ से आपको क्वेश्चन पीजीटी टीजीटी हिंदी का आपको 100% श्योर देखने को मिलेगा। आज तक एक भी एग्जाम नहीं गया है जहां यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। एवी की बात करो, एनवी की बात करो, स्टेट की बात करो, कहीं किसी की बात करो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म होता है 1911, आपको याद रखना है। जन्म
जन्म काल के अनुसार भी वो रचनाएं दे सकते हैं। स्थान है कमासीन बांदा, प्रथम का संग्रह है इनका युग की गंगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इनकी रचनाएं देखिए, सबसे पहले है युग की गंगा 1947, मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं, बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, सीधी से याद करना है स्टूडेंट आपको ये। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 है, आग का आईना 1970 है, गुल मेहंदी 1978 है, पंख और पतवार 1979, ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं आपकी, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ। बम्बई का रक्तदान 1981 है, कहें के हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहें केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोल बोल अबोल 1985, पुष्पदीप ये बाद में आएगा, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993, बसंत में हुई पृथ्वी परसन इंपोर्टेंट है। ये रचनाएं स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेंगी। आप छोटे छोटे वर्ड्स बना लीजिए। युग की गंगा है ना, एक बार बार याद करने का तरीका क्या है, बहुत सारी रचनाएं हैं है ना, हमने भी प्रिपरेशन किया था, ऐसा नहीं है, तो जो फ्रेशर है न्यू स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले 5 रचनाओं को याद कर लीजिए। आज आपका टारगेट होना चाहिए 5 रचनाओं का, मैं थोड़ा माइंड में रखूंगा। या तो देखिए माइंड के पिक्सल होते हैं ना, याद का सबकी मेमोरी अलग अलग होती है, सबका अलग अलग डिफरेंट वेरी करता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम किस चीज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, वो माइंड की ही एक प्रोसेस होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या कीजिए 4 से 5 रचनाएं आज टारगेट दीजिए, मुझे ये रचनाएं करनी है, तो आज कर लीजिए, कल उसको रिवाइज कीजिए, परसों रिवाइज कीजिए, हो गया याद, क्योंकि पिक्सल्स ही तो हैं, वो पहचान लेते हैं। तो ऐसा कोई रोटेशन नहीं करनी, कोई मेमोरी आपको ज्यादा यूज नहीं करनी है। बाद में जब आप जैसे आप एमसीक्यू पीवाईक्यू करते जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक आपका माइंड इन चीजों को पढ़ता जाएगा और समझता जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज मैंने उस समय पढ़ी थी। तो ये रिवीजन बेस्ट मेथड होता है, इसलिए प्रैक्टिस बोलते हैं आपको। तो यूके गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965, और आग का आईना 1970। कई बच्चे काफी स्मार्ट होते हैं, वो छोटे छोटे कीवर्ड्स हो जाते हैं, जैसे गंगा है, बादल है, जैसे पहले गंगा बनी, गंगा का पानी निकल के बादल बन गया, बादल से पूरा लोक संसार में पानी आता है, तो फिर फूल खिलते हैं, और फिर कई बार आग भी आ जाती है। ऐसे छोटे छोटे बहुत ईजी होता है स्टूडेंट याद करना, इसको कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। गंगा बादल लोक हो गया, फूल खिल गए, फिर आग आ गई, फिर मेहंदी आ गई, ऐसे कुछ भी आप अपने वर्ड्स बना लीजिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अभी वो थे हमारे केदारनाथ अग्रवाल, 1911 में जन्म होता है। उसके बाद है हमारे नागार्जुन, इनका जन्म होता है 1911 में। तरुणी दरभंगा, मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नागार्जुन का मूल नाम क्या है, और इनका उपनाम भी एग्जाम में बहुत बार आया है। यात्री या नागार्जुन किसको कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है, ये इनका मूल नाम उपनाम है। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं करते हैं। किस भाषा में, संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते हैं। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति, काफी इंपॉर्टेंट है, 1935 ईस्वी में है, जो लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो राम के प्रति है इनकी जो रचना 1935 ईस्वी में जो विश्व बंधु पत्रिका है जो लाहौर से निकलती थी, उसमें इसका प्रकाशन होता है। अब इसकी रचनाएं देखिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। युग धारा 1953 इंपॉर्टेंट है, सतरंगे पंखों वाली 1959 है, प्यासी पथराई आंखें 1962 है, भस्मांकुर इंपॉर्टेंट है 1971 है, तालाब की मछलियां 1975 है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 है, तुमने कहा था 1980 है, हजार हजार बाहों वाली 1981 है, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। ये सारी रचनाएं एग्जाम में आ चुकी हैं, तो आपको बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है। युग धारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, और पुरानी जूतियों का कोरस 1983। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक काव्य खंड है और बरवे छंद में लिखा गया है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्र ही नग्न काची, इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, ये एक काव्य लिखा है, इसमें 22 कविताएं हैं। इस कृति पर 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। ये 1968 ईस्वी में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, ध्यान में रखिएगा,
यह है नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो। ध्यान में रखिएगा, प्रतिहिंसाई स्थायी भाव भी किसकी रचना है? नागार्जुन की। काफी इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा इनको, नागार्जुन को, केदारनाथ अग्रवाल को, एग्जाम में आती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ की कविता कहा है। कवि इनकी कुछ रचनाएं हैं, बादल को गिरते देखा एग्जाम में आ चुकी, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतरित मुस्कान, दंतरित आएगी ना, दंतरित, पांच पुत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल, और उसके बाद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं हमारे नेट के सिलेबस में भी ये दी गई है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हालावाद किसको कहा जाता है बताइए, हालावाद किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये है हमारा शलाका पुरुष है। शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखिए आप। जन्म होता है 1915 में, जगरपुर उन्नाव, मूल नाम शिवमंगल सिंह, उपनाम सुमन, प्रथम संग्रह हिलोल, इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला। सबसे पहले इनकी रचनाएं देखिए, हिलोल है 1929 में, जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन इंपॉर्टेंट 1950, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल 1960, मिट्टी की बारात 1972, इंपॉर्टेंट है इनका, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मत्त गगन के। हिलोल है, जीवन के गान है, युग का मोल, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, ये एग्जाम इनकी आ चुकी हैं रचनाएं। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं देखिए, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, तो कलकत्ते का अकाल है ये एग्जाम में इनकी आ चुकी है। ठीक है, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, तो ये है हमारे शिवमंगल सिंह सुमन। अभी हम पढ़ेंगे वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जन्म 1917 में होता है। सबसे पहले आते हैं जन्म वर्ष की बात करें तो केदारनाथ आ जाते हैं हमारे 1911 में, 1911 में ये हमारे नागार्जुन आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे नागार्जुन के बाद कौन आता है? शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन 1915 में। और हमारे वासुदेव सिंह त्रिलोचन कब आएंगे? हमारे 1917 में। ये भी एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा, एक डायरी पे नोट कर लीजिए इनको। चिरानी पट्टी है, मूल नाम वासुदेव सिंह है, उपनाम है त्रिलोचन, प्रथम काव्य संग्रह धरती 1945, इंपोर्टेंट है इनका। ये जन्म वर्ष है, जन्म काल या जन्म वर्ष। गजानन माधव मुक्ति बोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है, इंपॉर्टेंट है। अवध का किसान कवि किसको कहा है? वासुदेव सिंह त्रिलोचन को कहा है। और किसने कहा है? गजानन माधव मुक्ति बोध ने। त्रिलोचन की रचनाएं देखिए, धरती 1945 इंपॉर्टेंट है, गुलाब और बुलबुल 1956 है, इंपॉर्टेंट है, दिगंत 1957 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, मतलब अर्घान है 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम एक है 1985, अन कहनी भी कुछ कहनी है 1986। तो इनकी जो धरती है 1945 में वासुदेव सिंह त्रिलोचन, गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत 1957 में, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981 और अर्घान 1984, ये वाली रचनाएं एग्जाम में आ चुकी हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, इनको पढ़ते जाइएगा। अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्य कृति है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अमोला किसकी काव्य कृति है? तो ये वासुदेव सिंह त्रिलोचन की है, 1990 में प्रकाशित है। इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, हिंदी में सोनेट कौन लिखते हैं? वासुदेव सिंह त्रिलोचन। अब बात करते हैं रांगेय राघव की, 1923 में। सबसे पहले हम बाद में हमारे रांगेय राघव आते हैं। मूल नाम क्या है? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। रांगेय राघव के 3 आख्यानात्मक काव्य है जो निम्न है। अजय खंडर 1944 है, मेधावी 1947 है, पांचाली 1955 है। इनका जो अजय खंडर एग्जाम में आ चुका है, मेधावी 1947 में भी एग्जाम में आ चुका है, और पांचाली भी इनका एग्जाम में आ चुका है। अजय खंडर में 3 शीर्षक हैं, झंकार, ललकार, हुंकार। ये स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय श्लोक का वर्णन किया गया है। रांगेय राघव के 2 अन्य मुक्त काव्य हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है ये। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। कविता यूं ही बन जाती हैं बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है।
नागार्जुन की जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। हमें ये लगेगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंक्ति है। याद आता है मुझे अपना तरवनी ग्राम, याद आती है लीचियां ओ आम। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास अकाल। और उसके बाद की ये रचना है की पंक्ति है, तो ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ इंपोर्टेंट की बात करेंगे हम। रामधारी सिंह दिनकर भी काफी इंपोर्टेंट है, 1908 में इनका बर्थ होता है, काफी इंपोर्टेंट है ये भी। इनको काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान मानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उस समय सूर्य और अधैर्य का कवि इंपोर्टेंट है, इसको भी कहा गया है। इसकी कुछ रचनाएं हैं, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 प्रबंध काव्य है, सामधेनी 1947, सारे इंपोर्टेंट है स्टूडेंट ये। द्वंद्व गीत भी है, रसवंती भी है, हुंकार भी है, रश्मिरथी 1952 खंड काव्य है, नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी इंपोर्टेंट है, गीति नाट्य है इनका, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उर्वशी गीति नाट्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1972 में। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। दिनकर की कुछ रचनाएं काव्य पंक्तियां देखिए। ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से छिटुक चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये थे हमारे कुछ प्रगतिवादी कवि जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप इन चीजों को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम से पहले अपडेट रहते हैं, अपनी तैयारी पहले शुरू कर देते हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि जो भी जो आपकी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है या जिसका भी नोटिफिकेशन स्टडी वाला आपको टाइम टू टाइम वो मिलता रहेगा। तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो अच्छा ही है, और आपके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही देगा। तो बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।